वो होगी बारिश में क्यों डूब जाते हैं भारत के शहर, क्योंकि बदहाल स्थिति देखने को मिली है, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। दूसरी खबर आपको समझाएंगे, अतिक्रमणकारियों में कानून का खौफ नहीं। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे, भ्रष्ट दारोगा पर ईओयू के एक्शन के मायने समझिए, क्योंकि आज कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और चौथी खबर आपको बताएंगे, हॉर्मुज में तनाव, भारत में टेंशन। आखिर ये टेंशन क्यों बनी हुई है, विस्तार से आपको समझाएंगे। और आइए अब खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात, गुजरात महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक मॉनसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही भारी बारिश ने कई शहरों की रफ्तार थाम दी है। गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड और भरूच समेत कई जिलों में सड़कें नदियों में बदल गई हैं। निचले इलाकों में घर, दुकान और बाजारों में पानी घुस गया है, जबकि कई जगहों पर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कुचल कर रख दिया। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बरसात के बाद कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई। जहां तक निगाहें जाएंगी वहां सिर्फ और सिर्फ सैलाब का ही कब्जा नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको एक एक करके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों की आप ये तस्वीर देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी सड़क नदी में तब्दील हो गई है। चाहे बात दिल्ली की करें, बात उत्तराखंड की करें, गाजियाबाद की करें, हर जगह एक ही जैसा नजारा दिख रहा है। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं कि आखिर इतनी कम बारिश होने के बाद भी अचानक से ये पूरे शहर डूब क्यों जाते हैं। अब आप खबर तो समझिए, बारिश के बाद हर साल आखिर क्यों भारत के शहर डूब जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसे समझने के लिए आपको समझना होगा, तेजी से बढ़ते शहरों में ड्रेनेज सिस्टम कमजोर है। तेज बारिश से ड्रेनेज सिस्टम पर अचानक दबाव बढ़ जाता है। पानी निकलने का रास्ता नहीं होने के कारण वाटर लॉगिंग हो जाती है, सड़कों पर ही पानी जमा हो जाता है। कई शहरों में सीवर सिस्टम सालों पहले बनाए गए थे, आबादी बढ़ती चली गई, शहरों का आकार बदल गया, ड्रेनेज नहीं बदला। नई जरूरत के हिसाब से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं। कचरा और अतिक्रमण भी पानी निकलने का रास्ता रोक देते हैं। नालियों में कचरा जमा होने की वजह से पानी नहीं निकल पाता है। कंक्रीट की सड़कें भी जल जमाव का कारण बनती है। देखिए, मिट्टी में बारिश का काफी पानी जमीन के अंदर चला जाता है, लेकिन कंक्रीट में पानी जल्दी पास नहीं हो पाता है। अब पानी निकलने के लिए ड्रेनेज पर ही पूरा का पूरा भार है। संकीर्ण नालियां अचानक इतना पानी नहीं झेल पाती है, जिस वजह से ये स्थिति आप हर जगह देखते हैं। अब आप समझिए कि दूसरे देश कैसे बारिश से निपटते हैं। देखिए, कई विकसित देशों में बारिश के पानी के लिए एक अलग से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, जिसमें आम दिनों के लिए अलग सीवर सिस्टम बना हुआ है। नालों की समय समय पर सफाई होती रहती है। रेन वाटर स्टोरेज, रिटेंशन पॉन्ड और बेहतर शहरी योजना पर निवेश किया जाता है। विकसित देशों में भी भारी बारिश के बाद जल जमाव होता है। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम के कारण पानी जल्दी निकल जाता है। जनजीवन लंबे समय तक प्रभावित नहीं होता है। लेकिन बात अगर भारत की करें तो यहाँ पर कई दिनों तक इसी तरीके की स्थिति बनी रहती है और लोग परेशान होते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वन भूमि खाली कराने गई टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला बोल दिया। देखते ही देखते सरकारी कार्रवाई जंग के मैदान में तब्दील हो गई। उपद्रवियों ने न सिर्फ टीम को घेरा, बल्कि काम में लगी जेसीबी को भी फूंक डाला। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। धू धू कर जलती यह जेसीबी
और पुलिस प्रशासन को लाठी डंडे दिखाती। यह खौफनाक तस्वीरें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र की हैं, जहां सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंची वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। यह पूरा मामला ठाड़ी गांव के समीप धनैया इलाके का है, जहां जैसे ही प्रशासन का पीला पंजा यानी जेसीबी अवैध अतिक्रमण को ढहाने आगे बढ़ी, वैसे ही सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और स्थानीय ग्रामीण लाठी डंडों के साथ वन कर्मियों पर ही टूट पड़े। देखते ही देखते पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया। इस भीड़ का आक्रोश यहीं नहीं रुका। उन्मादी हो चुके ग्रामीणों ने कार्रवाई में लगी जेसीबी में सरेआम आग लगा दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जेसीबी से आग की लपटें निकल रही हैं। वहीं इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग लहूलुहान हो गए। तो जब ये संयुक्त कार्रवाई चल रही थी तो उसमें जो है कुछ लोगों द्वारा अभी तक उनके आइडेंटिफिकेशन पहचान की जा रही है। उनके द्वारा जो है वो भीड़ लगाकर जो है उस पर हमारी टीम के जो है सदस्यों के साथ जो है थोड़ा सा अभद्रता और मारपीट की घटना भी आई है। और एक जेसीबी जो है जो एनक्रोचमेंट हटाने के काम में लगा हुआ था। इस खूनी संघर्ष की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसएसबी के आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। संगीनों के साए और अधिकारियों की सूझबूझ के बाद जैसे तैसे वन विभाग की टीम को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। फिलहाल धनैया इलाके में तनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल और वन कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। स्थिति नियंत्रण में जरूर है, लेकिन इलाके में बारूद जैसी गर्मी अभी बरकरार है। बड़ा सवाल ये कि सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वाले इन रसूखदारों और उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि इन्होंने सीधे खाकी और कानून को ही चुनौती दे डाली। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बगहा की ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। सवाल इसलिए क्योंकि यहां पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए मौके पर टीम पहुंची थी और टीम पर ही ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, आप खबर तो समझिए। और सबसे पहले आप ये समझिए कि पूरी खबर क्या है, मौके पर हुआ क्या था। देखिए, वाल्मीकि वन क्षेत्र अंतर्गत ठाड़ी गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें अतिक्रमण हटाने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। कार्रवाई में जो एक जेसीबी मशीन मौके पर लगाई गई थी, उसमें ग्रामीणों ने आग लगा दी। हंगामे के दौरान 6 से ज्यादा लोग हैं जो घायल हो गए हैं। भारी संख्या में फिर पुलिस बल और एसएसपी की तैनाती मौके पर की गई ताकि हालात को कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब प्रशासन की टीम पर ऐसा हमला किया गया। आपको इस खबर को समझने के लिए यह भी समझना पड़ेगा कि कब कब लोगों ने हाथ में कानून लिया। 1 जून 2026, स्थान पूर्णिया, अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी के सिर में तीर लगा था। आधा दर्जन अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद तारीख आती है 1 मई 2026 की। मधेपुरा में पुलिस दल पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हमला किया गया। इसमें थानाध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। 26 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ। 3 अप्रैल 2026 की भी तारीख है जब खगड़िया में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर उग्र भीड़ का हमला हुआ। इसके बाद 24 अप्रैल 2026 की बात करते हैं। मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इस बार भीड़ ने एक चौकीदार को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा भी था। अब आप सवालों के जरिए पूरी खबर को समझिए। कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं करते हैं लोग? सवाल ये उठ रहे हैं कि अतिक्रमणकारियों में क्या कानून का जरा भी खौफ नहीं है? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये लोग ऐसे ही हमला करते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का डंडा एक बार फिर से चला है। वर्दी की आड़ में काली कमाई का साम्राज्य खड़ा करने वाले मद्य निषेध विभाग के दारोगा अंकेश कुमार गोंड के पाप के घड़े पर ईओयू ने प्रहार किया है। दानापुर से लेकर मुंगेर और सिवान तक एक साथ 5 ठिकानों पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
बिहार में भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। वर्दी उठाकर अकूत काली कमाई ये बटोर रहा था। ये वो पैसा है जो गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को चूस कर और अपनी वर्दी को दागदार कर कमाया गया था। लेकिन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने साफ कर दिया है कि तिजोरी चाहे जितनी भी बड़ी हो, कानून के हाथ से कोई नहीं बच पाएगा। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय, मुंगेर से अरुण शर्मा, दानापुर से अमरजीत शर्मा और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी है। जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपना रही है, जिसके तहत कार्रवाई हो रही है। अब एक और भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई हुई। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं कि इसमें अब तक क्या क्या हुआ है। आप पूरी खबर समझिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कौन है अंकेश कुमार गोंड, जिन पर ईओयू ने प्रहार किया। तो अंकेश कुमार गोंड मद्य निषेध विभाग में दारोगा हैं। उत्पाद इंस्पेक्टर के तौर पर सिवान में लंबे समय से अंकेश कुमार तैनात हैं। अब आप ये समझिए कि अंकेश कुमार पर आरोप क्या है। तो इन पर आरोप है कि इन्होंने आय से 202% अधिक संपत्ति बनाई है। 2 करोड़ 36 लाख रुपए की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप दारोगा पर है। अंकेश कुमार गोंड के 5 ठिकानों पर ईओयू की टीम ने छापा मारा। कहां कहां ये छापेमारी हुई, हम आपको ये भी बताते हैं। देखिए, दानापुर के सुल्तानपुर मोहल्ले में टीम पहुंची थी, जहां छापेमारी हुई। दूसरी जगह मुंगेर के चंदन बाग और लल्लू पोखर मोहल्ले में रेड हुई। फिर सिवान में ऑफिस और घर पर छापेमारी हुई। सिवान में ही अंकेश कुमार गोंड पदस्थापित हैं। ईओयू ने फिलहाल ज्यादा जानकारी इससे लिए साझा नहीं की है। ईओयू की जांच में रिपोर्ट में बड़े खुलासे हो सकते हैं, ये संभावना जरूर बनी हुई है। अब आप खबर तो समझिए। जांच एजेंसियों के रडार पर भ्रष्टाचारी हैं। चुन चुनकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी सरकार ने पहले ही कर रही है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार मंच से ये बताते रहे हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। तुर्की में हो रही नेटो समिट में पहुंचे ट्रंप ईरान से बदला लेने का ऐलान कर चुके हैं। इधर ट्रंप ने धमकी दी कि हॉर्मुज में तेल के जहाजों पर हुए हमले का बदला जल्द लिया जाएगा। अब ट्रंप से पहले ईरान के विदेश मंत्री ने भी ऐलान किया है कि हॉर्मुज तेल गलियारे में ईरान से जो टकराएगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हॉर्मुज में तेल के 2 जहाज धुआं हो गए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि हमला ईरान ने किया, जिसका बदला बराबर लिया जाएगा। ईरान ने अब तक हमले पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन जिस स्टाइल में तेल के टैंकरों को जलाया गया, वो युद्ध को विस्फोटक ग्राउंड में ले जाने के लिए काफी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान तट के करीब लिमा में ब्रिटिश तेल कंपनियों के जहाज को बम धमाके से तबाह किया गया है। दूसरा हमला हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक कतरी एलएनजी टैंकर पर हुआ। अमेरिका ने ईरान पर इन हमलों के आरोप लगाए। इसके बाद गुस्से में ट्रंप ने वही धमकी दी, जिससे एटम बम के धमाके का सिग्नल मिल रहा है। ट्रंप ने ईरान से कहा कि डील करो, नहीं तो काम खत्म कर देंगे। ट्रंप ने धमकी में करोड़ों लोगों पर असर डालने वाले हमले को जोर देकर कहा है। We'll make either. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay, and it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. ईरान में अली खामेनी को विदाई दी जा रही है। वो अमेरिका के लिए बड़े खतरे का सिग्नल है। इसलिए ट्रंप ने ईरान को नए सिरे से दहलाने का ऐलान किया है। देखिए, अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि स्थिति सामान्य हो रही है और अब जाकर मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो जाएगा। लेकिन हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। अब आप खबर समझिए किस तरीके से फिर से तनाव की स्थिति बनती हुई मिडिल ईस्ट में दिख रही है। और सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इससे जुड़ा ताजा अपडेट क्या है। देखिए, पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ उसकी पूरी टाइमलाइन हम आपको समझाते हैं। अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर हमले किए।
अमेरिका ने ये हमले ईरान के हॉर्मुज में जहाजों पर हमले के जवाब में किए हैं। ट्रंप ने ईरान से सीज फायर खत्म होने का घोषणा उसकी ऐलान भी कर दी है और यह भी कहा कि अब अमेरिका ईरान से कोई डील नहीं करना चाहता है। इधर ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका पर हमले का दावा किया है और ईरान ने यह दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना भी बनाया है। वहीं सीज फायर को लेकर ईरान ने भी कहा कि धमकियों के माहौल में कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा, यानी कि ईरान भी अपने आप पर स्टैंड लिए हुए है। तो इन सब के बीच हॉर्मुज से भारतीय झंडे वाला जहाज वापस लौट गया, जो कि कुवैत का 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहा था। और आप जानते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही ज्यादातर जहाज पास करते हैं। अब भारतीय जहाज लीला वादिनार बुधवार को हॉर्मुज स्टेट के पास से वापस लौट गया है। अब इन नए हमलों का भारत पर क्या असर पड़ेगा, यह समझने से पहले आप अमेरिका ईरान युद्ध की टाइमलाइन समझ लीजिए। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हमले में मारे गए। 1 से लेकर के 10 मार्च के बीच में ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले किए गए। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद ईरान की तरफ से कर दिया गया और इस वजह से पूरी दुनिया में तेल संकट की स्थिति बन गई। अप्रैल और जून के महीने में दोनों देश के बीच परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों पर 3 राउंड की बातचीत हुई, जिसमें 17 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई। अमेरिका ने भी अपने प्रतिबंध ईरान से हटा लिए। फिर ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने पर सहमत हो गया। फिर 6 से 7 जुलाई के बीच में ईरान ने हॉर्मुज में फिर से जहाजों पर हमले किए। अमेरिका ने सीज फायर खत्म होने का ऐलान कर दिया। अब आप समझिए कि हॉर्मुज में तनाव भारत के लिए चिंता की बात क्यों बनी हुई है। तो ये चिंता इसलिए है क्योंकि भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग 60% से 70% हिस्सा इंपोर्ट करता है, यानी बाहर से मंगाता है। और भारत आने वाले कच्चे तेल से भरे जो टैंकर हैं, जो जहाज है, वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। अब तेल की आपूर्ति बाधित होने और कीमतों में भारी उछाल का खतरा बन रहा है। पेट्रोल, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमत भी बढ़ सकती है, यानी कि देश में फिर से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ सकता है, जिसकी बात पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके थे। और अब यह भी कहा जा रहा है कि फिर से जो स्थिति बनी है और सीधा असर इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पड़ा है, तो उसका असर अब इन्हीं कच्चे तेल पर पड़ेगा, जिसका खामियाजा भारत को भी